भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से अंग्रेज सरकार को 1 साल का अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर आपने हमारे इस प्रस्ताव को 1 साल के अंदर नहीं स्वीकार किया तो हम जो अभी तक आपके डोमिनियन स्टेट को लेकर के जो हमारी मांगे हैं वो हम मान रहे हैं, वो मानना बंद कर देंगे और अब हमें उस जगह पर पूर्ण स्वराज चाहिए और पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने ये बात अंग्रेजों को साफ साफ शब्दों में कह दी थी कि अगर आपने 1 साल के अंदर हमारी मांगों को नहीं माना तो फिर हम वही करेंगे जो हमारा मन कह रहा है। हमें हमारा देश पूर्ण तरीके से हमें चाहिए, अपना चाहिए, ये बात उन्होंने कह दी थी। और इस वजह से वे आंदोलन जो था उनका वो आगे बढ़ाते जा रहे थे। हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन जो था वो पूरे भारत में एक ऐसा मिसाल बन गया था उस समय में कि लग रहा था मानो आज़ादी तो अब कल की ही बात हो, इस प्रकार से हो गया था। लेकिन अचानक कुछ परिस्थितियों की वजह से जब गांधी जी को वो आंदोलन बीच में ही रोकना पड़ गया, इसकी वजह से राजनीतिक स्थिरता आ गई थी। गांधी जी को कैद की सज़ा भी हो गई थी 6 साल के लिए। इन सब बातों को ध्यान में रख करके लोगों को एक बात तो समझ में आ गई थी कि गांधी जो है वो देश के लिए एक ऐसे नेता के रूप में भर चुके हैं जिन पर पूरी की पूरी देश जो है, पूरा भारत जो है वो पूरी तरीके से अटूट विश्वास करता है। और जब नेहरू रिपोर्ट की समय सीमा समाप्त हो गई तो उसके बाद से जो कांग्रेस थी, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि अब जो है अब हमें इस राजनीतिक स्थिरता की जो घटना है उसे हमें खत्म करनी होगी। हमें जो है सरकार को अब उस रूप से जगाना होगा जिस रूप से हम चाह रहे हैं। इसकी वजह से इन लोगों ने इस बात को दिखाने के लिए जिन्ना का जो 14 सूत्री फॉर्मूला आया, हम लोगों ने इसके बारे में देखा। जिन्ना ने किस प्रकार मुसलमानों की हित की बातें की। उसके बाद जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 ईस्वी में, देखिए अगर ध्यान दें तो ये घटना 1928 की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट से स्टार्ट होती है और जिन्ना के 14 सूत्री फॉर्मूला 1929 और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी 1929 में, ये सारी प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। इसके बाद से 26 जनवरी 1930 को जो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे पूर्ण स्वाधीनता दिवस भी कहा जाता है, उसी वक्त से ये घटना हो जाती है कि भारत का जो इतिहास है वो आने वाला समय जो है 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाएगा, इस बात का निर्णय लिया जाता है। और जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 ईस्वी में, उसी समय ये पूर्ण स्वराज की जो बात है वो निर्णय ले लिया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो थे वे जवाहरलाल नेहरू होते हैं। नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरीके से ये लोग निरस्त कर देते हैं, ये कहते हुए कि अब हमें नेहरू रिपोर्ट की मांगे नहीं चाहिए। अब हमें नेहरू रिपोर्ट में जो हमने अंग्रेजों को भी ध्यान में रख करके बनाया था, अब हमें वो नहीं चाहिए। अब हमें हमारा भारत पूर्ण रूप से हमारा चाहिए, ये बात वो कहते हैं। इसके बाद से उसी समय निर्णय लिया जाता है कि हमें जो है वो पूर्ण स्वराज चाहिए, परंतु कोई हिंसा नहीं चाहिए। इस बात को वो लोग ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो हिंसा करते हैं तो जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन जो था उसी हिंसा की वजह से बीच में ही रुक गया, अब कहीं दूसरा कोई आंदोलन करने पर वो भी बीच में ना बाधित हो जाए। इस वजह से वो लोग जो थे वे गांधी के विचारों को, अहिंसा को ध्यान में रखते हुए अपना कदम फूंक फूंक कर बढ़ाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को, 2 बातों को ध्यान में रखा। एक तो ये कि उन्हें हिंसा का सहारा नहीं लेना है, और दूसरा इस समय में जो सबसे प्रखर नेता जो बने हुए हैं, जो उभरे हुए हैं, वे हैं महात्मा गांधी। तो उन्होंने इस बात को का निर्णय जो है वो कांग्रेस लेती है इस अधिवेशन के माध्यम से कि क्यों ना हम सभी लोग मिल करके सविनय अवज्ञा आंदोलन करें, अर्थात पूरे शांति तरीके से अवज्ञा करें, सरकार की हर बातों को मानने से बंद कर दें। उनके जो भी हमारे ऊपर सरकारी नियम है उसे हम प्रेम पूर्वक बंद करें मानना, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस बात को उन्होंने विचार किया। क्यों? क्योंकि गांधी जो थे उस समय में, गांधी के विचार इस रूप में छा चुके थे। इस असहयोग आंदोलन से ही गांधी के विचार जो है पूरे भारत में फैल चुका था। लोग इस बात का समर्थन करने लग गए थे इस वजह से।
और इसके लिए इन्होंने गांधी जी को ही चुना, क्योंकि अहिंसा के पुजारी तो गांधी ही थे, उन्होंने ही विचार लाया था। इस वजह से लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम गांधी को ही इसके माध्यम से चुने, ताकि हमारा ये जो निर्णय है वो रुके नहीं, बीच में बाधित ना हो। तो चलिए आज के हम लोग इस क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन और इस असहयोग आंदोलन का जो पार्ट 1 है वो पढ़ेंगे। इसके अगले पार्ट के लिए हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तो इस पार्ट को हम लोग डिटेल से जानेंगे। और सबसे अहम मुद्दा, डेट को याद रखना। तो मैं मान सकती हूँ कि इंसान भूल सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं, अगर आपने उस वीडियो को शुरू से देख लिया मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आपके दिमाग में वो एक तरीके से ऐसे छप जाएगा जो आप कभी नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम घटनाओं को जोड़ जोड़ कर जब पढ़ते हैं ना, तो हम भूलते नहीं हैं। तो आप जो है वो सारी की सारी वीडियो देखिए ताकि आप घटनाओं को ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से महात्मा गांधी जो है वे इस आंदोलन से जुड़े, और एक साधारण सा 61 वर्षीय व्यक्ति जो शरीर से दुबला और पतला था, उसने इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि जो यात्रा वो एक दिन में कंप्लीट कर सकते थे, उस यात्रा को कंप्लीट करने में उन्होंने 14 दिनों का समय लिया। आखिर इसके पीछे की उनकी रणनीति क्या रही होगी, ये विचार उनके दिमाग में आया तो कैसे आया, इसमें उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो नमक का उठाया। क्यों उठाया और नमक के लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया, क्या ही ऐसी व्यवस्थाएं थी, उस समय का क्या परिस्थिति था कि गांधी ने अपने आप को इस तरीके से पैदल यात्रा के साथ जोड़ दिया, जिसमें कुछ अनुयायियों को रखा, और वो भी सोच समझ कर, बोलते हैं ना, पूरी गणितीय व्यवस्था रखी थी उन्होंने, पूरा माइंड सेट करके रखा था कि हाँ मुझे इस व्यवस्था को किस प्रकार से चलाना है। एक अच्छे नायक के रूप में उन्होंने पूरे तरीके से किरदार को निभाया, और अंततः इस चीज़ को उन्होंने इस प्रकार से सफल किया कि पूरा वापस से एक बार फिर पूरा भारत इनके साथ जुड़ गया था। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और हाँ, ये चीज़ को आप समझिएगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खूब से खूब आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको थोड़ा डेट ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी अगर आप डेट को जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं तो आपको उसकी भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। सहजता आप आराम से याद कर सकते हैं, और इस चीज़ को आप जब समझने की कोशिश करेंगे ना, तो रटने की क्षमता जो है आपकी, उसकी ज़रूरत ही नहीं आएगी। आप अपने आप जो है चीज़ों को याद रखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ये जोड़ते हैं, जिस तरह से हम दिन की अगर बात करें, तो हम जब ये सोच लें कि हाँ मैंने सुबह में ये किया, शाम को ये किया, दोपहर को ये किया, जब हम जोड़ जोड़ के बोलते हैं ना कोई चीज़ों को, तो हम पूरा एक कहानी कह लेते हैं जिस तरीके से। उस तरीके से अगर हम तथ्यों को, इन घटनाओं को जोड़ना शुरू कर दें कि अच्छा ये घटना हुई थी, इसी वजह से दूसरी घटना आई, तो जब ये इस तरीके से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो रटने की ज़रूरत अपने आप खत्म हो जाती है। तो आप ये सारी की सारी वीडियो जाकर देखिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज का हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था हमारा 26 जनवरी, आपको अगर याद होगा तो जो 26 जनवरी था, उस 26 जनवरी में हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि 26 जनवरी के दिन को हम लोगों ने क्या तय किया था कि 26 जनवरी 1930 की घटना की वजह से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की ये बात कही गई थी। तो जब 26 जनवरी 1930 को ये घटना हो चुकी थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आएगा? जाहिर सी बात है किसके बाद आएगा, यानी कि 1930 से 1934 के बीच की ये घटना रही है। क्यों आया ये इसके बाद? क्योंकि सरकार को 1 साल का पूरा अल्टीमेटम दे रखा गया था। 1 साल का अल्टीमेटम दे रखा गया था, जिसकी वजह से ये घटना जो है ये उसके बाद आई। 1930 में ये 26 जनवरी वाली घटना होती है, उसके बाद 1930 से ही या 34 तक के बीच में क्या होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन आती है। होता क्या है, ये घटना भी कब होती है? जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा होता है 1929 में, उसी समय इसकी प्लानिंग करी जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार के बारे में बात की जाती है कि ये अधिकार किसे मिलना चाहिए। कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस कार्यकारिणी जो है वो इस बात के बारे में सोचती है कि ये करे तो कौन करे, इसका अधिकार किसे दिया जाए। ये बात का निर्णय कब लिया जाता है? तो लाहौर अधिवेशन के समय में लिया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो घटना थी, इस घटना में आपका गांधी जी को आंदोलन का बागडोर सौंपा जाता है। क्यों?
अभी हम लोगों ने बात की कि गांधी जी को आंदोलन का बागडोर क्यों सौंपा जाता है, क्योंकि उन्हें यह आंदोलन जो था वो पूरी तरीके से शांति प्रिय रूप से लेके चलना था, ताकि बीच में आंदोलन भंग ना हो, कोई रोक टोक ना है। और इसके लिए अहिंसा का मार्ग उन्हें अपनाना था। और अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी कौन थे? स्वयं गांधी जी थे। गांधी जी ने ही अहिंसा का पाठ पूरे भारतीयों को पढ़ाया था। इस वजह से गांधी जी को इस चीज़ के लिए चुना जाता है। कांग्रेस की जब दूसरी बैठक होती है फरवरी 1930 में, ये कहाँ होती है? साबरमती आश्रम में होती है। जब दूसरी बैठक जो होती है उसी में गांधी जी को आंदोलन की बागडोर सौंपने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, और ये जब को फरवरी में हुई थी, इस वजह से इसका निर्णय पूरी तरीके से क्या किया जाता है? सोच, ये जो जब हम लाहौर का जो अधिवेशन होता है वो तो दिसंबर में ही हो जाता है। 1929 में जो दिसंबर था, उसी समय आपका लाहौर का अधिवेशन हो जाता है। तो उस समय ये विचार किया जाता है कि उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन करना है। लेकिन जैसे ही दिसंबर बीतता है और फरवरी महीना आता है और फिर से आपका जो ये कांग्रेस का जो बैठक है वो कहाँ होता है? वो साबरमती आश्रम में होता है। तो उस समय निर्णय लिया जाता है कि इसकी बागडोर किसे सौंपनी है? तो गांधी जी को सौंपनी है। और इस वजह से इस आंदोलन को टालने का गांधी जी भी बहुत प्रयास करते हैं। क्यों? गांधी क्यों इस आंदोलन को टालना चाहते हैं? क्योंकि गांधी ये बात जानते थे कि एक बार असहयोग आंदोलन जो है वो हम लोगों ने किया, उसका क्या खामियाजा हुआ? चोरा चोरी कांड, जिसमें पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। ये घटना तो हो गई। अहिंसा अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इस वजह से गांधी जी जो थे वे दूसरा कोई आंदोलन नहीं करना चाह रहे थे। इस वजह से उन्होंने इस आंदोलन को भी टालने का भरसक प्रयास किया कि वापस से वो अहिंसा वाली घटना ना हो। लेकिन जो उस समय में इन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत ही नहीं है आंदोलन करने की, हमने तो वायसराय के सामने अपनी मांग रखी है। गांधी जी ने फिर से वायसराय के सामने अपनी मांग रखी थी, ये सोच करके कि क्या पता वायसराय जो है वो हमारी मांगें स्वीकार कर लें, तो हमें ज़रूरत ही क्या है लड़ाई झगड़े करने की, हमें क्या ही ज़रूरत है आंदोलन करने की। लेकिन होता यह है, होनी जो होती है वो सबसे प्रबल होती है। होने के हिसाब से तत्कालीन जो वायसराय जी थे उन्होंने गांधी की मांगों को नहीं माना। ये माने नहीं, गांधी उनसे अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को नहीं मनवा सके। उस समय के वायसराय कौन थे? उस समय के वायसराय जो थे वे इरविन थे। तत्कालीन वायसराय कौन थे? तत्कालीन वायसराय इरविन थे। ये घटना जब हो जाती है तो गांधी जी को ये बात समझ में आ जाती है कि अच्छा, तो प्यार से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा उसके लिए भाई टकरार तो करनी ही पड़ेगी। ये बात इन्हें समझ में आ जाती है। तो गांधी जी की जो मांगे थी वो टोटल कितनी मांगी थी? उन्होंने की 11 मांगे थी। इसमें जो इसके जो वायसराय थे वे अरविंद थे। इनके समक्ष मांग प्रस्तुत होता है। अरे वायसराय अरविंद, सॉरी इरविन। वायसराय कौन थे? तो इरविन जी थे। अभी हमने बात करी कि वायसराय कौन थे? वायसराय इरविन थे। इनके समक्ष ये मांगे प्रस्तुत की गई थी। अच्छा, इनमें जिनकी जो 11 मांगे थी उन मांगों को समझते हैं कि इनकी मांगे क्या क्या थी। देखिए, इनकी मांगों में ना जो विशेष चीज़ें थी वो मैंने यहाँ लिखी है। सारी चीज़ों को नहीं डाला क्योंकि ये एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के नहीं डाला है। अगर आपको फिर भी ये इसके बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बना कर दे दूँगी। तो इनकी जो मांगे थी वो क्या क्या थी? वो खास करके इनका सेना था, सेना का खर्च था। सेना का जो खर्च था और सिविल सेवा के जो वेतन हैं उसमें ये कह रहे थे कि आप 50% की कटौती करिए, क्योंकि उसमें तो आप ही के आदमी भरे पड़े हैं। आप तो बहुत ज़्यादा धन जो है वो देश का उसी में खर्चा करते हैं, तो आप उसको कम करिए। क्या ही ज़रूरत है देश को इतनी सेना की? कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से शराबबंदी करिए। उन्होंने कहा था कि शराब को पूरी तरीके से बंद करिए। देश को क्या कर रहा है? अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, कमजोर कर रहा है। उस समय नमक कर हो गया था, उसकी समाप्ति करिए। नमक हर किसी की थाली के लिए ज़रूरी है, चाहे वो अमीर हो और चाहे क्या हो, गरीब हो। चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबकी थाली में नमक चाहिए। और क्या कहा? और कहा राजनीतिक कैदियों को आप रिहा करिए। जितने भी राजनीतिक कैदी को आपने गिरफ्तार किया उसे रिहा करिए। रुपए का विनिमय दर जो है 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर किया जाए। मतलब उनसे कही गई थी कि आपने 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर करिए। रुपए का जो विनिमय दर है उसे सही करिए। आपने जो महंगाई बढ़ाई है उसे सही करिए। ये बात की डिमांड रखी गई। इसके अलावा कहा गया उनसे कि लगान में 50% की कटौती करिए। कितने परसेंट की कटौती करिए लगान में?
50% की कटौती करिए। नमक पर जो आपने सरकारी इजारादारी और नमक कर को जो समाप्त बढ़ाया है उसे समाप्त करिए, नमक कर हटाइए। नशीली वस्तुएं आप क्या करें, नशीली वस्तुओं को बेच रहे हैं उसे आप हटाइए, नशीली वस्तुओं को ख़त्म करिए। और उसके क्रय विक्रय पर आपने जो प्रतिबंध लगाया है उसे सही करिए। इन्होंने क्या किया था, नशीली वस्तुओं को, ये नशीली वस्तुएं जो है भारत में इनके लिए बहुत ही अच्छे आय के सोर्स बन गए थे। इस पे इन्होंने एक प्रतिबंध लगा दिया, अपने फायदे के हिसाब से चीज़ों को बेचते थे। तो इन्होंने कहा कि नशीली वस्तुओं के आप क्रय विक्रय पे जो आपका प्रतिबंध है, जहाँ नहीं बिकना चाहिए आप वहाँ भी बेच रहे हैं, अपने हिसाब से बेचे, से बंद करिए। गुप्तचर विभाग या तो समाप्त कर दिया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण लगाइए। क्यों? क्योंकि सरकार के गुप्तचर विभाग भी सरकार के लिए ही कार्य कर रहा था। उनका कहना था कि आप जो गुप्तचर विभाग है उसे या तो पूरी तरीके से समाप्त कर दीजिए या फिर उस पर सार्वजनिक नियंत्रण लगाइए, जिससे कि वो पूरे देश के काम आए। वो ऐसी आपको सूचनाओं को ला करके दे देता है जिससे भारत पर उसका बुरा असर पड़ता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं थी जिसकी वजह से अंग्रेज जो है वो भारतीयों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, शोषित करते थे। इस वजह से इनका कहना था कि इसे बंद करिए। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित हो। आप जो है वहाँ से दूसरे जहाज़ों को आना जाना बंद करवाइए, वहाँ से केवल भारतीय जहाज़ आएँ। और ये भी कहा कि जितने भी कैदी है उसको क्या करिए, कैदियों को छोड़िए, जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें छोड़िए। ये बात उन्होंने कही थी। इस प्रकार से गांधी जी ने ये सारी बातें कही। अब अगर हम बात करें कि आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये जो आंदोलन है उसकी शुरुआत गांधी की मांगों को ना स्वीकार करके इसकी शुरुआत हुई। गांधी जी की मांगों को क्या किया गया, शुरुआत में ही अस्वीकार कर दिया था नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। नेहरू रिपोर्ट में तो उन्होंने मना कर ही दिया था, पर गांधी ने दोबारा जब इरविन के सामने अपनी 11 मांगे रखी थी उसमें भी अस्वीकार कर दिया था। गांधी द्वारा इरविन को एक पत्र लिखा गया। देखिए गांधी जी ने कितनी अच्छी बात कही, कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। इन्होंने कहा मैंने तो आपसे बस रोटी मांगी थी, यानी हमने आपसे इतना ही मांगा था जिससे भारतीय जो है वो अच्छे से जीवन जी सके, शांतिपूर्ण तरीके से जी सके। हमने तो आपसे डोमिनियन स्टेट की बात करी थी, हमने ये नहीं कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज दीजिए। पर आपने क्या किया, आपने माना ही नहीं, आपने इस चीज़ को सुना ही नहीं, हमारी बात को। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हम रुकेंगे नहीं इस बात से। ये बात उन्होंने इस बात में इस एक शब्द से उन्होंने पूरी की पूरी अपने मन की बात ही बता दी मानो। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इनकी जो शुरुआत है वो हुआ था इसको नमक सत्याग्रह की शुरुआत के माध्यम से। देखिए इनके पास मुद्दे बहुत सारे थे। अगर ध्यान दिया जाए कि नमक को इन्होंने क्यों चुना, तो इनके पास मुद्दे बहुत थे। क्या क्या मुद्दा था, ये भू राजस्व को चुन सकते थे, लगान वाली बात चुन सकते थे, और भी बहुत सी चीज़ों पे कर लग रही है उस पर बात कर सकते थे, विद्यालयों की बात कर सकते थे, महाविद्यालयों की बात कर सकते थे, विदेशी वस्तुओं की और कपड़ों का बहिष्कार की बात कर सकते थे, शराबबंदी, मादक पदार्थ का विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना वगैरह ये सब कर सकते थे वे। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र दिलवा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे वे। लेकिन सबको छोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह को ही क्यों चुना, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। देखिए जब इनके नमक सत्याग्रह की बात हुई तो बड़े बड़े नेता जो थे ये इन पर हंस पड़े थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इस बात पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्होंने ये गांधी जी से इस बात से चिंता भी जताई थी कि इतने बड़े बड़े देश के मुद्दों को छोड़ करके आप एक साधारण सा नमक चुन रहे हैं, इससे क्या ही होगा, इससे क्या सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है, जो थोड़े बहुत टैक्स वो लगा रही है इससे सरकार को क्या लेना। अगर वो रोक भी दे 2 सेकेंड के लिए, मान लिया जाएगा उन्होंने नमक पर टैक्स हटा भी दिया तो भारत में क्या ही परिवर्तन आ जाएगा। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से कही थी। परंतु गांधी जी ने ना शुरू से ही बड़ा ही सूझबूझ से कार्य किया, तभी तो एक साधारण सा व्यक्ति जो पहनता तो सूट बूट था और अचानक से वो खादी कपड़ों पर चला आया, ये कोई साधारण सा बात नहीं, एक असाधारण बात है। और सोचिए इस बात को तो उन्होंने किया ही किया, और इनकी असाधारणता के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़े 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 काम किए हैं। साधारण कामों को चुना और असाधारण गंतव्य तक पहुंच गया। ये इन्होंने नमक कर को चुना अपने आंदोलन के लिए, जो एक साधारण सी घटना थी, पर ये जानते थे ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये असाधारण घटना है, क्योंकि इस चीज़ से
पूरा का पूरा दुनिया जुड़ा रहा, सॉरी पूरा का पूरा भारत जुड़ा हुआ है। नमक हर किसी की ज़रूरत है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो। ये जानते थे कि इस बात पर पूरा देश एकजुट हो सकता है। अगर वे भू राजस्व की बात करेंगे तो बड़े बड़े जमींदार आएंगे सामने। अगर वो शराब और अन्य मादक पदार्थों की बात करेंगे तो जो इनका सेवन करते हैं वो सामने आएंगे। विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार की बात आएगी तो इसमें भी अमीरा सामने आएंगे और वैसे व्यक्ति सामने आएंगे जो इनका भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं। सरकारी नौकरी की बात करेंगे त्यागपत्र देने की तो सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति आएंगे। पर जो नमक है इसकी जब बात करेंगे तो पूरा का पूरा भारत आएगा। ये बात वो समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने नमक को चुना। साबरमती आश्रम से इन्होंने किया क्या, 78 अनुयायियों को अपने साथ दांडी मार्च के लिए इन्होंने चुना। इन्होंने सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को चुना जो साबरमती आश्रम के कड़े नियमों के अनुसार जीवन यापन करने में सक्षम थे। वे ये जानते थे बात कि हमने जो सोचा है कि जो 24 दिन की यात्रा होगी और 10-12 मील पैदल चलने की जो घटना होगी, जो एक दिन में चलना था वो ये लोग 24 दिन चलने का सोच रहे हैं। तो ये कोई साधारण काम नहीं है। इसमें हो सकता है कि अगर हम किसी ऐसे इंसान को चुन लें तो वो बीच में ही छोड़ दे। तो ऐसे लोगों को चुनना था जो साबरमती आश्रम के नियमों का पालन कर सके। इसमें 18 साल का युवक भी शामिल था और 61 वर्षीय वृद्ध भी शामिल था जो स्वयं गांधी जी थे। तो इस तरीके से इन्होंने विचार किया और इसमें इन्हें ये भी पता था कि बीच में अगर ये लोग झुंझला करके किसी और को चुन लिया जाए तो बीच में झुंझला करके अंग्रेजों के साथ अगर हाथापाई कर दे तो जो हमारा ये आंदोलन है वो फिर से किसी न किसी माध्यम से रुक जाएगा। इसलिए इन्होंने अपने ही आश्रम से व्यक्तियों को चुना, कहीं और के व्यक्ति को इन्होंने नहीं चुना। और 5 अप्रैल 12 मार्च से शुरू किया था इन्होंने और 5 अप्रैल 1930 को ये 24 दिन की यात्रा के बाद गांधी नमक कानून को तोड़ा। ये डेट जो है 5 अप्रैल फिर से, और जब वो 5 अप्रैल 1930 को 24 दिन की यात्रा के बाद गांधी ने नमक कानून को तोड़ा। ये 5 अप्रैल को वो शाम को ही पहुंच गए थे, लेकिन 6 अप्रैल को जाकर के क्या करते हैं, समुद्र के किनारे नमक बनाते हैं। दरअसल देखिए प्रकृति ने भारत को इतना अच्छा तोहफा दे रखा था कि जो ये गुजरात है वहाँ पर प्राकृतिक तौर पर खुद ही नमक बनता था, लेकिन अंग्रेज जो थे उस नमक को बर्बाद कर दिया करते थे। और जो गाड़ियाँ जहाज़ यहाँ से जाता था सामान लेकर विदेशों में, उसे वो खाली नहीं लौटाना चाहते थे, इस वजह से वो वहाँ से नमक भर कर लाते थे और उसे यहाँ बेचते थे। गांधी जी ने 1830 ईस्वी में ही एक न्यूज़पेपर में, अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर में ये पढ़ लिया था कि जो अंग्रेज़ सरकार है वो नमक के माध्यम से भारतीयों पर टैक्स लगा रही है, जिसकी समझ किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि नमक सबको चाहिए, चाहे वो अब इस वजह से वो छुपे रूप से वो भारतीय जनता से कमा रही है। ये बात जो गांधी जी ने को ये उसी समय पढ़ लिया था, उन्होंने 1830 में पढ़ लिया था। इसीलिए गांधी जी ने ये अपने आंदोलन के समय नमक को ही अपना मुद्दा बनाया पहले। ठीक है, तो इस तरीके से ये वहाँ पहुँचते हैं। आंदोलन की अगर हम प्रगति की बात करें कि जो आंदोलन है वो आंदोलन आपका समूचे भारत में फैलाने का कार्य किसने किया? तो गांधी जी ने किया। देखिए, ये चाहते तो हर जगह से अपने कार्यकर्ता को बुला करके दांडी ला सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या आती, अगर हर जगह से सभी कार्यकर्ता आ जाएंगे तो उनका समर्थन करने वाली एक भारी भीड़ आ जाती। जब भीड़ आ जाती तो वही बात होता, कहीं ना कहीं हिंसा होने की संभावनाएं थी। तो इन्होंने, गांधी जी ने बहुत ही चालाकी से क्या कहा कि सभी को कहा कि आप अपने ही क्षेत्र में रहिए, वहीं से इस यात्रा को करिए, वहाँ से आप सभी लोगों को जोड़िए। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में जितने अच्छे से लोगों को राजगोपालाचारी जानते हैं उतना गांधी नहीं जानते हैं। जितने बढ़िया से उड़ीसा को गोपचंद्र बंधु चौधरी जानते हैं उतना गांधी नहीं जानते। इस वजह से इन्होंने कहा था कि आप जो है, आप जिस जगह पे हैं आप वहीं से सत्याग्रह करिए, हमारे पास मत पहुंचिए। क्यों? क्योंकि पूरे भारत को जोड़ना था। इस तरीके से वे क्या किए, उन्होंने तमिलनाडु से इस यात्रा का नेतृत्व उन्होंने किया। तो इसके बाद से
देखिए तमिलनाडु से कौन था? तमिलनाडु से आपका श्री राजगोपालाचारी थे। और जो राजगोपालाचारी थे वे कहाँ से कहाँ तक चले? वे तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचुरापल्ली के वेदारण्य तक वो पैदल यात्रा उन्होंने किया था, नमक यात्रा का नेतृत्व किया। इसके बाद से कालीकट से पेन्नार, ये केरल का कालीकट से पेन्नार तक ले, उड़ीसा में गोपी चंद्र बंधु चौधरी की है ये चीज़ें। हाँ नेता, देखिए केरल का जो नेता था वो कौन था? तो जो मालाबार में क्या था, कह रहा है कि मालाबार में बाइकोम सत्याग्रह हुआ था केरल में। नेता कौन थे? नेता के केलपड़ थे। नेता कौन थे? के केलपड़ जी थे। इसके बाद से अगर हम बात करें कि उड़ीसा में से कौन आया, तो गोपी चंद्र बंधु चौधरी आए। ये कहाँ से? ये बालासोर, कटक, पुरी, इसमें इन जगहों पे इन्होंने आंदोलन चलाया था। इसके बाद से सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, इसके बाद से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या है, उत्तर पश्चिमी सीमा पर भी सरकार को परेशानी हो रही थी। क्यों? क्योंकि उत्तर पश्चिमी जो सीमा थी वहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ टुकड़ी पेशावर भेजी इन्होंने, इसी वजह से कि ये माहौल जो है वह शांत तो हुआ क्या ना, कि सरकार आंदोलनकारियों को दबाने के लिए सरकार ने गढ़वाल रेजिमेंट की एक टुकड़ी भेजी कि जाइए जाकर के आप वहाँ पे इस आक्रोश को, इस आंदोलन को शांत करिए। लेकिन जो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? उनका नेतृत्व चंद्र सिंह, उनका नेतृत्व चंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे इनका नेतृत्व। इन्होंने, इनके नेतृत्व होने की वजह से इन्होंने कह दिया कि नहीं, इस टुकड़े निहत्थों पर गोली चलाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम जो है हम निहत्थों पर गोली नहीं चलाएंगे। ये बात इन्होंने कही कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वे तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम इन पे गोली क्यों चलाएं? और देखिए कितनी अच्छी बात है कि गांधी जो थे वे इतनी लंबी यात्रा भी करते हैं पर कोई व्यक्ति हिंसा नहीं करता, किसी के हाथ में हथियार नहीं होता है। उस बीच में उन पे कोई वार तो नहीं होता, क्योंकि सबको पता था कि इन पे अगर वार करेंगे तो पूरा भारत इकट्ठा हो जाएगा, अंग्रेजी बात जानते थे, तो कोई वार तो नहीं होता। लेकिन जिस दिन वो दांडी पहुंचे उन्हें इतना मारा गया, इतना उन्हें पीटा गया कि इसके बारे में कहा जाता है कि लोगों के सर फाड़ दिए गए, खून की मानो नदियां बह रही हो, इस तरीके से उन पर वार किया गया था। तो मणिपुर में भी इस आंदोलन को क्या कहा गया? जिया तरंग आंदोलन कहा गया। ये आंदोलन पूरे भारत में फैला। मणिपुर में भी मणिपुर की जनजाति के जो लोग थे वे लोग भी इसमें शामिल हो गए और हिस्सा लिया बढ़ चढ़ करके। यहाँ तक कि पेशावर तक जो था, पेशावर पर भी जनता का शासन रहा। पेशावर पुनः कब्जा करने के लिए सरकार को हवाई हमले का सहारा लेना पड़ा, ये स्थिति आ गई थी। वहाँ के मणिपुर में जो ये आंदोलन चला उसे जिया तरंग आंदोलन कहा। यहाँ के जो जनजातीय थे वे लोग भी इसमें भरपूर इसमें हिस्सा लिए। इसके अलावा 13 वर्षीय जो महिला थी उनका नाम था महिला का नाम था गार्डिनेल्लियो। इन्होंने भी समर्थन दिया था, ठीक है ना। गार्डिनेल्लियो ने भी समर्थन इसमें दिया। 13 वर्ष की मात्र थी ये। और आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्हें रानी की उपाधि इन्होंने दिया था। क्यों? क्योंकि एक 13 वर्षीय महिला भी इस आंदोलन में जुड़ गई जो कि एक नागा जनजाति की थी, रानी की उपाधि दिया था। तो इस तरीके से हम लोग जो है आज अपनी इस क्लास में सब कुछ पढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से सरकार ने इसके लिए दमन चक्र चलाया, किस प्रकार ने इस आंदोलन को स्थगित करने के लिए प्रयास किया। तो ये सब चीज़ें हम लोग कब पढ़ेंगे? हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब तक जो हम लोगों ने जाना है इतनी सारी वीडियोज़ को जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, दिया है, उसे आप जाकर देखिए ताकि आपको सीक्वेंस के रूप में सब चीज़ याद हो जाए। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में।